ए वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा आज का जो हमारा लेक्चर है वो है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। फॉस्फोरिलेशन हमने देखा था कि फॉस्फोरिलेशन तीन तरीके की थी। एक फोटोफॉस्फोरिलेशन जो कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर होती है, जिसके अंदर हम लोग लाइट की प्रेजेंस में एटीपी सिंथेसाइज करते हैं। एक थी सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन, जिसके अंदर हम लोग ये देखते हैं कि किस तरीके से डायरेक्ट रिएक्शन के अंदर, जैसे ग्लाइकोलिसिस में हमें जो है वो 2 एटीपी मिली थी। अभी तक हम लोगों ने ये देखा था कि जब हम लोग ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करते हैं तो जैसे मान लो ये हमारे पास सेल है, सेल में ये हमारे पास क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर यहाँ पे हमने ये देखा था कि ग्लूकोज जो है वो हमारा ब्रेक डाउन हुआ था पायरवेट में, वो हमारा ब्रेक डाउन हुआ था पायरवेट में। तो कई बार ये क्या करता है कि डायरेक्ट एटीपी देता है, जिसको हम लोग सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन बोलते थे। और काफ़ी बार ये क्या करता है, NADH और FADH की फॉर्म में एनर्जी बनाता है, जिसको हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ट्रांसफर करते हैं। और ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो हमें इनको ATP की फॉर्म में बना के देता है। जैसे आप लोग ये समझो कि अगर आपको कहीं पे गोल्ड मिला है, इस गोल्ड को अगर आप सुनार के पास जाके अगर आप चेंज करवाते हो तो बेटा वो आपको इसके बदले में पैसे देगा। इसी तरीके से हम लोगों ने NADH और FADH2 जो है वो बनाए थे। जैसे ग्लाइकोलिसिस में बना था हमारा NADH, 2 NADH बनाए थे ग्लाइकोलिसिस में, और वहीं लिंक रिएक्शन में भी हमारे पास 2 NADH आए थे और 3 NADH आए थे हमारे पास क्रैब साइकिल के अंदर, और एक FADH आया था हमारे पास क्रैब साइकिल के अंदर। अब इन लोगों को हमें एक्सचेंज करवा के इनसे हमें क्या लेना है बेटा, ATP बनानी है। और ये काम होगा बेटा कहाँ पे, ये काम होगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और इसको हम लोग बोलते हैं बेटा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। किसके नाम से जानते हैं हम लोग, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। ये बिल्कुल सेम ऐसा होगा जैसे आपने कीमोओस्मोसिस पढ़ी होगी फोटोसिंथेसिस के अंदर, कि किस तरीके से क्लोरोप्लास्ट जो है वो ATP बनाता है, किस तरीके से वो प्रोटॉन मोटिव फोर्स जनरेट करता है। सेम प्रोसेस यहाँ पे होगा, लेकिन वो लाइट की प्रेजेंस में नहीं होगा। इसलिए सिंपल क्या है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन है, फोटोफॉस्फोरिलेशन ये नहीं है। ओके, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन है, और इसके अंदर हमें जरूरत पड़ेगी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की। इलेक्ट्रॉन जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट होंगे, और जब इलेक्ट्रॉन, एक हाई एनर्जी के इलेक्ट्रॉन जब जनरेट होंगे तो वो हमें बेटा ATP किस तरीके से बना के देके जाएंगे, वो आज हम लोग इस लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। आज हम लोग देखते हैं कि NADH और FADH किस तरीके से चेंज होते हैं। बेसिकली बेटा NADH और FADH को हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सीडाइज करेंगे। क्या करेंगे, ऑक्सीडाइज करेंगे। देखो ये चीज मैं पहले बता चुका हूं कि जब भी NAD को अगर आप रिड्यूस करते हो तो वो NADH2 बनाता है, NADH बनाता है, और जब भी आप इसको ऑक्सीडाइज करते हो तो ये वापस NAD+ बन जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इनको ऑक्सीडाइज करेंगे। हम लोग इनको क्या करेंगे बेटा, ऑक्सीडाइज करेंगे। और अगर हम इनको ऑक्सीडाइज करेंगे तो ऑक्सीडेशन का मतलब होता है कि ये लोग इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, और अगर ये लोग इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो बेटा कोई ना कोई तो चाहिए ना जो इनके इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। इसके लिए हमारे पास बहुत सारे ऐसे एलिमेंट होंगे जो खुद को रिड्यूस करेंगे। तो रिड्यूस करने वाले एलिमेंट जो है वो एक बंद चैम्बर के अंदर जो है वो हमें मिलेंगे। लेकिन इससे पहले हम लोग ये देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन जब इनका लूज होगा तो इलेक्ट्रॉन मूव होगा, और इलेक्ट्रॉन मूव होके उसके पास जाएगा जो कि अपना रिडक्शन कराएगा। क्या कराएगा बेटा, रिडोक्स नहीं, यहाँ पे रिडक्शन आएगा, ठीक है, जो कि अपना रिडक्शन कराएगा। और इलेक्ट्रॉन जो है बेटा वहाँ पे मूव होते चले जाएंगे, जिसका इलेक्ट्रॉन खींचने की ताकत जो है वो अच्छी होगी, मतलब जिसका रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो अच्छा होगा। आप इसको इस तरीके से समझो कि NADH और FADH ऑक्सीडाइज होकर इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। ये केमिस्ट्री में आप लोग समझते हो कि ऑक्सीडेशन का मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करना भी होता है। ये लोग अपने इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। जब ये लोग अपने इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो कोई इनके इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। इलेक्ट्रॉन गेन वो करेगा जिसको रिडक्शन करना है। इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद बेटा ये इलेक्ट्रॉन मूव होते रहेंगे, उसके पास पहले जिसको रिडक्शन करना था उसके पास, फिर अगर उससे अच्छा कोई रिडक्शन पोटेंशियल आ गया तो ये इलेक्ट्रॉन उसके पास चले जाएंगे, फिर किसी और का रिडक्शन पोटेंशियल अच्छा आ गया तो ये इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट वाले के पास जो है वो मूव कर जाएंगे। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, डिफरेंट इलेक्ट्रॉन कैरियर होते हैं मेम्ब्रेन के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया की जो मेम्ब्रेन होती है, इनर मेम्ब्रेन, आपने देखा होगा बेटा कि माइटोकॉन्ड्रिया की 2 मेम्ब्रेन होती है, एक होती है आउटर मेम्ब्रेन और एक होती है इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन को हम लोग क्रिस्टे बोलते हैं, और ये इस तरीके से जो है वो होती है, इस तरीके से जो है वो ये होती है, ठीक है, इस तरीके की मेम्ब्रेन जो है वो ये होती है, अंदर की तरफ इसमें फोल्ड होते हैं। यहाँ पे फोल्ड होने का पर्पस क्या है कि जब हम लोग कुछ एंजाइम
इसके अंदर यूज करते हैं तो उनसे क्या होता है, सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है। जैसे हमारी विलाई होती है ना स्टमक के अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर, सो वहाँ पे विलाई क्या करती है, सरफेस एरिया इंक्रीज कर देती है, जिसकी वजह से एंजाइम जो है वो काफ़ी आराम से जो है वो काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होंगे बेटा, इलेक्ट्रॉन कैरियर होंगे। इलेक्ट्रॉन कैरियर कौन होंगे बेटा, जिनका रिडॉक्स पोटेंशियल अच्छा होगा, जो इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे, जैसे FMN, आयरन सल्फर, साइटोक्रोम, साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम C1, साइटोक्रोम A, साइटोक्रोम A3 एंड यूबिक्यूनोन। ये कुछ एक हमारे पास क्या होंगे, रिडक्शन पोटेंशियल वाले बंदे होंगे जो कि रिडक्शन करना चाहते हैं। ये लोग क्या करेंगे, ये लोग NADH और FADH से इलेक्ट्रॉन लेंगे और अपना जो है वो रिडक्शन करेंगे, और इसी प्रोसेस में वो लोग एनर्जी बनाएंगे। ये हम लोग आगे देखेंगे। ये सब प्रेजेंट होते हैं कहाँ पे, ये सब प्रेजेंट होते हैं इनर मेम्ब्रेन पे, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पे जो है वो प्रेजेंट होते हैं। इनर मेम्ब्रेन थोड़ी सी मैं थिक बनाता हूँ। जैसे मान लो ये हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया है, ये हमारी आउटर मेम्ब्रेन है, और ये मैं थोड़ी सी एक इनर मेम्ब्रेन बना रहा हूँ, ठीक है। इसके अंदर ये प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इसके अंदर ये ऐसे नहीं प्रेजेंट होते कि रैंडम जो है, जैसे हमने जेड स्कीम पढ़ी थी वहाँ पे नॉन साइक्लिक फोटोफोस्फोरिलेशन, साइक्लिक फोटोफोस्फोरिलेशन, उसमें ऐसे मतलब रैंडम जो है हमारे पास जो रिडक्शन पोटेंशियल के इलेक्ट्रॉन कैरियर थे वो रैंडम थे, वो मतलब ऐसी कोई स्पेसिफिक पोजीशन नहीं थी उनकी। लेकिन यहाँ पे जो है इनको एक अलग चैम्बर मिलेगा, इन इलेक्ट्रॉन कैरियर को एक अलग से ऑफिस टाइप जो है वो मिलेगा। मैं इस तरीके से बोल सकता हूँ कि लोग अपना एक अलग रूम लेके बैठे हैं और एक जगह पे पर्टिकुलरली वो लोग पाए जाएंगे। कुछ लोग अपने एक रूम में पाए जाएंगे, कुछ लोग एक रूम में पाए जाएंगे। जैसे एक गवर्नमेंट ऑफिस होता है ना भाई, यहाँ पे जो है वो तहसीलदार साहब बैठे हैं, यहाँ पे जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाले बैठे हैं, वहाँ पे जो है आपके फाइनल सिग्नेचर वाले DM बैठे हैं। तो इस तरीके से जो है आप यहाँ पे भी हमारे पास क्या होंगे, इनर मेम्ब्रेन के अंदर कुछ चैम्बर होंगे बेटा। इनको मैं बोलूँगा कि हमारे पास क्या होते हैं बेटा, कॉम्प्लेक्स होते हैं। क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं। आप इस तरीके से समझो कि ये हमारे पास एक इनर मेम्ब्रेन है, इस इनर मेम्ब्रेन में यहाँ पे क्या होंगे बेटा, कुछ कॉम्प्लेक्स जो है वो होंगे, और यहाँ पे हमारे पास बेटा टोटल 5 कॉम्प्लेक्स जो है वो होते हैं। कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4 और कॉम्प्लेक्स 5। ये 5 कॉम्प्लेक्स होते हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन कैरियर जो है वो बैठे रहते हैं। पहला कॉम्प्लेक्स को मैं जानता हूँ बेटा NAD रिडक्टेज के नाम से। किसके नाम से जानता हूँ बेटा, पहले कॉम्प्लेक्स को NADH रिडक्टेज के नाम से जानता हूँ, ओके। दूसरे को मैं जानता हूँ बेटा FADH2 रिडक्टेज के नाम से, डिहाइड्रोजिनेज के नाम से, सॉरी डिहाइड्रोजिनेज के नाम से, ओके, डिहाइड्रोजिनेज के नाम से। और दूसरे वाले को मैं जानता हूँ बेटा FADH2 डिहाइड्रोजिनेज के नाम से, और इसको बेटा सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज के नाम से भी जाना जाता है। और सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज क्रैब साइकिल में भी यूज होता था, ठीक है। इस चीज को भी मैं आपको बताऊंगा। थर्ड कॉम्प्लेक्स ये है जिसको हम लोग बोलते हैं साइटोक्रोम B, आयरन सल्फर, साइटोक्रोम C रिडक्टेज। फोर्थ कॉम्प्लेक्स ये है बेटा जिसको बोलते हैं कॉपर A, साइटोक्रोम A, साइटोक्रोम A3, कॉपर B ऑक्सीडेज, और इसको बोलते हैं हम लोग बेटा ATP रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स या ATP सिंथेटेज कॉम्प्लेक्स। जहां पे ATP बनेगी वो है बेटा मेरा 5th कॉम्प्लेक्स। कौन सा कॉम्प्लेक्स है बेटा, वो मेरा 5th कॉम्प्लेक्स है। ये मेरा 4th है, ये मेरा 3rd है, ये 2nd है और ये 1st है। अब आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर ने ये किस तरीके से जो है मेम्ब्रेन के अंदर अरेंज कर रखे हैं। बेटा मैं पहले ही कह रहा हूँ कि मैंने इनर मेम्ब्रेन को थोड़ा सा मोटा करके दिखाया हुआ है। ये मेरा यहाँ पे मेरी माइटोकॉन्ड्रिया की ये मेरी मैट्रिक्स है, ठीक है, ये मेरी आउटर मेम्ब्रेन है, और यहाँ पे मेरा इनर मेम्ब्रेन स्पेस है। ये मेरा बीच में आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस है। ये पूरी मेरी इनर मेम्ब्रेन है, ओके। यहाँ पे मेरा इनर मेम्ब्रेन स्पेस है, और इस साइड मेरी कौन है बेटा, मैट्रिक्स है। इस साइड कौन है, मैट्रिक्स है, ठीक है। आप इस तरीके समझो कि यहाँ पे मेरी कौन है, मैट्रिक्स है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा बेटा, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इलेक्ट्रॉन को जो है यहाँ पे मूव कराऊंगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे मूव कराऊंगा, ओके। आप इस तरीके समझो कि मैंने एक सेक्शन कट किया है माइटोकॉन्ड्रिया का, ये इनर मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर इनर मेम्ब्रेन स्पेस है, और यहाँ पे मान लो ये मैं बना रहा हूँ आउटर मेम्ब्रेन। ये मैं क्या बना रहा हूँ, आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन। ये मेरी इनर मेम्ब्रेन है पूरी, ये मेरी आउटर मेम्ब्रेन है, इनके बीच में ये स्पेस है, इनर मेम्ब्रेन स्पेस, और इस साइड जो है माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स है। ये मैट्रिक्स है, ये इनर मेम्ब्रेन स्पेस है, ये आउटर मेम्ब्रेन है, और बीच में ये इनर मेम्ब्रेन बनाइए, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन स्पेस, इनर मेम्ब्रेन मैट्रिक्स,
ओके, अब क्या होता है बेटा, आप लोगों ने क्रैब साइकिल पढ़ी थी। क्रैब साइकिल कहाँ चलती है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चलती है। वहाँ पे जनरेट होते थे NADH2 और FADH2। ओके, अब क्या होता है, हम लोग NADH2 और FADH2 जो हमारे यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर है, हमारे यहाँ पे कौन थे बेटा? NADH2 और FADH2। तो यहाँ पे कौन सा एंजाइम होता है बेटा? यहाँ पे एंजाइम होता है NADH डिहाइड्रोजनेज। ये क्या करता है बेटा? NADH को कन्वर्ट करता है NAD पॉजिटिव में, और क्या जनरेट करता है? ये इलेक्ट्रॉन जनरेट करता है। क्या लूज करता है बेटा? ये इलेक्ट्रॉन लूज करता है। और इन इलेक्ट्रॉन का कैरियर कौन होता है बेटा? सबसे पहला FMN। ये इलेक्ट्रॉन को कैरियर करता है और फिर ये इलेक्ट्रॉन जाता है बेटा आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स के पास। उसके बाद बेटा सबको अपने अपने रूम मिले हैं, इनको रूम मिला है, इसको रूम मिला है, इसको रूम, इसको रूम, इसको रूम। लेकिन बेटा यूबीक्विनोन और साइटोक्रोम C ऐसे इलेक्ट्रॉन कैरियर है जो किसी कॉम्प्लेक्स में प्रेजेंट नहीं होते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है नीट के लिए। यूबीक्विनोन, साइटोक्रोम C ऐसे कॉम्प्लेक्स होते हैं जिनको कोई रूम या कोई कॉम्प्लेक्स जो है वो नहीं मिला है। अब बेटा होता क्या है? आयरन सल्फर, आयरन सल्फर यहाँ पे है, तो यूबीक्विनोन बेटा इसके पास आता है, इलेक्ट्रॉन लेता है और वापस दे देता है बेटा किसको? साइटोक्रोम B को। किसको दे देता है बेटा? साइटोक्रोम B को। और इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में यहाँ से बेटा मैट्रिक्स के 4H पॉजिटिव यहाँ से निकल के बेटा कहाँ चले जाते हैं? यहाँ से लेके बेटा कहाँ चले जाते हैं? यहाँ से निकल के इनर मेम्ब्रेन स्पेस में चले जाते हैं। इसके बाद इलेक्ट्रॉन जाता है साइटोक्रोम B के पास, आयरन सल्फर के पास, साइटोक्रोम C के पास, और इस प्रोसेस में भी 4H पॉजिटिव यहाँ से निकल के इस रीजन से निकल के यहाँ पे चले जाते हैं, मैट्रिक्स से निकल के कहाँ पे चले जाते हैं बेटा? इनर मेम्ब्रेन स्पेस में चले जाते हैं। अब इलेक्ट्रॉन जो है बेटा जाता है साइटोक्रोम C के पास, यहाँ से इलेक्ट्रॉन कॉपर A, साइटोक्रोम A, साइटोक्रोम A3, साइटोक्रोम B, और फिर इन इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करता है बेटा ऑक्सीजन, और इसको कन्वर्ट कर देता है बेटा वाटर में। किस में कन्वर्ट कर देता है बेटा? वाटर में। तो बेटा यही रीजन होता है कि रेस्पिरेशन के बाद, रेस्पिरेशन का एक वेस्ट प्रोडक्ट होता है कौन बेटा? वाटर। हमारे अंदर भी वाटर एक वेस्ट प्रोडक्ट है जो कि यूरिन की फॉर्म में बाहर निकलता है, रेस्पिरेशन का बाई प्रोडक्ट। ओके, सो हुआ क्या? इस प्रोसेस में भी 2H पॉजिटिव, यहाँ से बेटा 2H पॉजिटिव जो है हमारे क्या हो जाते हैं बेटा? निकल जाते हैं कहाँ पे? इनर मेम्ब्रेन स्पेस में। इनर मेम्ब्रेन स्पेस में यहाँ से 4H पॉजिटिव यहाँ से, 4H पॉजिटिव यहाँ से और 2H पॉजिटिव यहाँ से। और साथ ही साथ ये ऑक्सीजन क्या करता है बेटा? कुछ H पॉजिटिव यहाँ पे रहते हैं तो उनको कन्वर्ट कर देता है बेटा किसमें? वाटर में। ठीक है, जैसे ही ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन आया, ये यहाँ से H पॉजिटिव लेगा, वाटर को, इसको किस में कन्वर्ट कर देगा बेटा? वाटर में। इनडायरेक्टली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैट्रिक्स का जितना भी H पॉजिटिव है वो क्या होता जा रहा है बेटा? कम होता जा रहा है। यहाँ पे H पॉजिटिव क्या होता जा रहा है बेटा? ज़्यादा होता जा रहा है। कहीं ना कहीं ये चीज़ें हमने कीमोस्मोसिस के अंदर भी पढ़ी है कि यहाँ का pH कम, यहाँ का pH ज़्यादा। क्या हो गया? एक प्रोटॉन ग्रेडियंट बन गया, pH डिफरेंस बन गया, प्रोटॉन मोटिव फोर्स बन गई। ओके, चलो इसको अभी देखते हैं। अब होता क्या है बेटा? अगर मान लो ये मैंने तोड़ा है NAD, क्योंकि NADH का कॉम्प्लेक्स 1 होता है जिसमें कौन सा एंजाइम होता है? NADH डिहाइड्रोजनेज एंजाइम होता है। वहीं पे ही जो FADH होता है बेटा, ये कॉम्प्लेक्स 2 के अंदर टूटता है। कॉम्प्लेक्स 2 के अंदर इसको ब्रेक डाउन किया जाता है, FADH2 कन्वर्ट होता है FAD पॉजिटिव में। किस में कन्वर्ट होता है? FAD पॉजिटिव में। इलेक्ट्रॉन जनरेट करता है और ये इलेक्ट्रॉन जाते हैं आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स के पास, और फिर इन इलेक्ट्रॉन को लेता है बेटा साइटोक्रोम B, FeS, और फिर इस तरीके से जो है वो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। तो देखो यहाँ पे नोट करने वाली बात क्या है? यहाँ पे नोट करने वाली बात ये है कि NADH तो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स में टूटा है, FeS सेकंड कॉम्प्लेक्स में टूटा है। FeS के आगे टोटल कितने H पॉजिटिव ऊपर की तरफ गए हैं? 6H पॉजिटिव FeDH की वजह से ऊपर गए हैं। 6H पॉजिटिव जो है वो इनर मेम्ब्रेन स्पेस में गए हैं, लेकिन NADH ने कितने भेजे हैं बेटा? टोटल 6 तो ये और 4 ये, टोटल कितने हो गए बेटा? 10 इलेक्ट्रॉन। आप इस तरीके से समझो कि एक बंदा टोल गेट पे 10
रुपीज़ खर्च करके आ रहा है और एक बंदा जो है बेटा 6 रुपीज़ खर्च करके आ रहा है, क्योंकि देखो इसका रास्ता आगे है, ये पीछे का टोल नहीं देगा, ये सिर्फ आगे का टोल देगा। आप इस तरीके समझो कि इस बंदे को पीछे मुड़ के देखना ही क्यों है जब इसके इलेक्ट्रॉन इस साइड जा रहे हैं। तो इसने 6 हाइड्रोजन H+ जो है वो बाहर निकाले और NaDH ने टोटल कितने 6 तो ये है ही रास्ते में और 4 पहले रास्ते के थे, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए बेटा 10H पॉजिटिव जो है 10H पॉजिटिव कौन बाहर निकालता है बेटा NaDH, और FADH कितने बाहर निकालता है बेटा 6, FADH2 कितने निकालता है बेटा 6। ओके, अब क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, यहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा हो गए, यहाँ पे H पॉजिटिव ज़्यादा हो गए, यहाँ पे H पॉजिटिव ज़्यादा हो गए, यहाँ पे H पॉजिटिव कम है। क्या होगा, प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप होगा, जिसकी वजह से यहाँ से हाइड्रोजन कहाँ आते हैं बेटा, यहाँ से हाइड्रोजन कहाँ आते हैं बेटा, बाहर की तरफ आते, अंदर की तरफ आते हैं, मैट्रिक्स में आते हैं। ये क्या है F0 एक प्रोटीन होता है, F0 एक प्रोटीन होता है किसका, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन का। ये क्या करता है, ऐसा ही हमने वहाँ पे भी देखा था क्लोरोप्लास्ट में, ये क्या करता है, स्पेस प्रोवाइड करता है, जहाँ से H पॉजिटिव यहाँ से निकल के इस तरफ भगेंगे, क्योंकि यहाँ पे कंसंट्रेशन H पॉजिटिव की कैसी हो चुकी है, H पॉजिटिव कंसंट्रेशन यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे H पॉजिटिव कंसंट्रेशन कम है, तो ज़्यादा से कम की तरफ H पॉजिटिव जो है वो भगते हैं, ठीक है। होता है या नहीं होता, डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो परफ्यूम है, परफ्यूम आपने एक तरफ जो है वो दबाया तो वहाँ से क्या होता है, वो जहाँ ज़्यादा होते हैं वहाँ से वो किसकी तरफ मूव करता है, कम वाली साइड पे वो मूव करता है। तो इसलिए क्या होगा कि यहाँ पे H+ ज़्यादा है तो यहाँ के H+ जो है अंदर की तरफ आना चाहते हैं, इनको तो बाहर की तरफ भेजा था किसने, इन कॉम्प्लेक्सेस ने, इनको तो जबरदस्ती जो है यहाँ से पंप किया गया था, ये एक तरीके से पंप कर रहे हैं। पंप का मतलब होता है जब अगेंस्ट द ग्रेडियंट लेके जाते हो, लेकिन ये इसको रास्ता प्रोवाइड कर रहा है, तो जब रास्ता मिल गया तो सारे मॉलिक्यूल कहाँ आएंगे, अंदर की तरफ आएंगे, मैट्रिक्स की तरफ आएंगे, अंदर की तरफ आएंगे मैट्रिक्स में। तो होता क्या है बेटा, यहाँ पे F1 के पास एक एंजाइम होता है ATP रिडक्टेज, ये क्या करता है बेटा, ADP को कन्वर्ट करता है किसमें, ATP में, लेकिन ये कितने H+ चाहिए होते हैं इसको, 4H पॉजिटिव जो है वो इसको चाहिए होते हैं। कितने H पॉजिटिव चाहिए बेटा इसको, 4H पॉजिटिव जो है वो चाहिए होते हैं किसको, एक ATP को बनने के लिए, एक ATP को बनने के लिए कितने H पॉजिटिव चाहिए बेटा, 4H पॉजिटिव जो है वो चाहिए। अब आप मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे ATP को बनने के लिए 4H पॉजिटिव चाहिए और हमने जो है ये देखा कि एक NaDH 10H पॉजिटिव जो है 10H पॉजिटिव जो है वो अपसाइड ट्रांसफर कर रहा है, एक NaDH 10H+ कर रहा है। तो आप मुझे बताओ बेटा, पहले 4H पॉजिटिव ने कितने ATP बनाए होंगे, एक ATP, ठीक है। दूसरे 4H पॉजिटिव ने कितने ATP बनाए होंगे बेटा, एक और ATP, ठीक है। और तीसरे 2H पॉजिटिव ने कितने बनाए होंगे बेटा, 0.5 ATP, बोलो हाँ या ना। तो टोटल कितना हो गया बेटा, टोटल हो गया 2.5 ATP। एक NaDH कितने ATP जनरेट करता है, 2.5, ये एक्चुअल है, ये लेटेस्ट है, ठीक है। FADH2 के अगर हम लोग हिसाब लगा लें, FADH2 कितने H पॉजिटिव बाहर निकालता है, 6H पॉजिटिव, 4H पॉजिटिव से 1 हो गया जी, 2 से आधा हो गया जी 0.5, तो टोटल कितना हो गया जी 1.5। तो एक FADH2 कितने ATP बनाता है, 1.5, NaDH कितना बनाता है, 2.5। लेकिन हमारी NCERT अब भी जो है वो पुराने कंसेप्ट पे चल रही है, वो ये कहती है कि एक NaDH इसको बेटा 2.5 की जगह वो लेती है 3। कितना लेती है, 3, क्योंकि वो ये मानती है कि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, और 2 हाइड्रोजन से एक ATP बनता है। नहीं बेटा, 4H पॉजिटिव से एक ATP बनता है, ये ओल्ड कंसेप्ट पे बेस है। वो ये कहती है कि इस जगह पे 2H पॉजिटिव होने चाहिए, इस जगह पे 2H पॉजिटिव होने चाहिए, और फिर कहती है कि एक 2H पॉजिटिव से एक ATP बनता है, तो NaDH बनाता है 3, 1 2 3, और FADH बनाता है 2, 1 और 2, ठीक है। तो इस चीज को हम लोग करेक्ट करेंगे कि NCERT यहाँ पे तो कहती है 2 ATP और यहाँ पे कहती है इसको लेती है 3 ATP के बराबर, ठीक है, क्योंकि वो ओल्ड कंसेप्ट पे चल रही है। वो ये कहती है कि यहाँ पे 2H पॉजिटिव बाहर आते हैं, यहाँ से 2H पॉजिटिव, यहाँ से 2H पॉजिटिव,
टोटल 6 H पॉजिटिव NADH बनाता है और एक 2 H पॉजिटिव से एक ATP बनता है, तो 6 से बन गए बेटा 3। ठीक है, एक 2 H पॉजिटिव से एक ATP बनता है, तो ये कितने हो गए, 3 2 H पॉजिटिव हो गए ना, तो ये बनाएंगे बेटा आपकी 3 ATP। ये कहती है ओल्ड NCERT का कंसेप्ट जो है वो ये कहता है, लेकिन मुझे ये उम्मीद है कि नेक्स्ट टाइम जब NCERT लेटेस्ट पैटर्न प्रिंट कराएगी तो उसमें ये जो है सही करेगी। ठीक है, यहाँ पे एक्चुअल में क्या है 2.5 है, लेकिन हम लोग क्योंकि NCERT ने दिया है तो हम लोग भी कितना मान के चलेंगे बेटा, 3 ATP जो है वो मान के चलेंगे। अब मैं आपको यहाँ पे एक बात क्लियर करता हूँ बेटा। सबसे पहले ग्लूकोज जो है वो पायरवेट में टूटा था। ग्लूकोज जब पायरवेट में टूटा था तो यहाँ पे हमें 2 ATP और 2 NADH मिले थे। वहीं पे ही फिर क्या हुई थी, लिंक रिएक्शन हुई थी। लिंक रिएक्शन में हमें एक NADH मिला था, एक NADH मिला था। वहीं फिर आई थी क्रैब साइकिल। क्रैब साइकिल में हमें 2 ATP और 3 NADH और 2 FADH2 जो है वो मिले थे। अब इनका पूरा टोटल समरी कर लेते हैं। देखो 2 ATP ये टोटल कितने हो गए, 4 ATP हो गए। ठीक है, अब इनको एक बार टोटल समराइज कर लेते हैं कि कितना जो है हमें नेट गेन हुआ। ठीक है, 2 ATP ये कितने हो गए बेटा, 4 ATP तो हो गए सीधे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन के। ठीक है, और अब देखते हैं बेटा ऑक्सीडेटिव से। 2 NADH है तो एक NADH 3 ATP, तो 2 कितने हो गए, 6 और 1 ये है 1 NADH मतलब 3। भाई NADH गिन लेते हैं, 2 और एक 3 और 3 6 NADH है और एक NADH 3 ATP के बराबर, तो ये कितने हो गए 18 ATP। ठीक है, अब बात करते हैं FADH2। एक FADH2 2 ATP, तो 2 कितने हो गए, 2 ये 3 ये और एक ये, 3 और 3 6। अच्छा ठीक है, 2 FADH2 2 4। ठीक है, 4 ये। ओके, सो एक ATP 2 ATP यहाँ, 2 NADH यहाँ, भाई यहाँ पे भी 2 थे, 2 NADH यहाँ पे थे। ठीक है, 3 NADH निकलते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 6 आते हैं भाई क्रैब में 6 आते हैं, तो 6 और 2 8 8 और 2 10 है, तो बेटा 3 से मल्टीप्लाई कर दो 30 आएगा यहाँ पे NADH की वजह से। टोटल कितने हो बेटा 38 ATP हो गए। ठीक है, कई बार बुक यहाँ पे 36 ATP भी लिखती है, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे कि क्यों वो 36 लिखती है। बाकी इस तरीके से वो NADH को चेंज करती है किसमें, ATP की फॉर्म में।